नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है, बहुत ही वेल नोन है। मेरे साथ हैं युवराज महान आर्यमन सिंधिया। येल यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। एक बहुत प्रेस्टिजियस फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे खास बात इनकी है कि बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब ये चुनाव कर रहे थे गुना में, तो हमने बहुत सारा समय इनके साथ बिताया था। हमने इनको देखा था लोगों के साथ मिलते जुलते, बातचीत करते हुए, बिल्कुल सामान्य एक नागरिक की तरह। क्रिकेट में रुचि है, स्टार्टअप में रुचि है, अब पॉलिटिक्स में कितनी रुचि है ये हम पता करेंगे। चलिए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। युवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में और इस खास कार्यक्रम सबकी बात में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कुछ समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, क्रिकेट की जब भी बात आती है, मैं क्रिकेट से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि सिंधिया परिवार ने हर वक्त खेल को बहुत प्रोत्साहन दिया है। आपने एक बीड़ा जैसा उठाया, आपने मध्य प्रदेश लीग स्टार्ट किया है जी। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम क्रिकेट में पिछले 5 साल में पीछे नहीं रहे हैं। पिछले ही साल हम रणजी ट्रॉफी भी जीते हैं। तो आज क्रिकेट, मध्य प्रदेश क्रिकेट में बहुत ही जोश है। काफ़ी युवाएं हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रतियोगिता में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये MPL की जो आइडिया आया था, ये इसलिए आया था क्योंकि हम चाहते थे कि यही जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो इतना अच्छा खेल रहे हैं, हमें उनको एक मौका देना चाहिए। एक मौका जिसके द्वारा, एक प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा ये युवाओं को एक मौका मिले पैसे कमाने का, एक मौका मिले इस मंच के द्वारा पूरे देश में विजिबिलिटी पाने का, कोचेस से इंटरैक्ट करने का, जो अनुभवी प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलने का, उनका अनुभव लेने का। तो ये बहुत ही बड़ा मंच है उनके लिए, ताकि वो हर साल 10-15 दिन के लिए एक बड़ा टूर्नामेंट खेलें, अपना स्किल दिखाएं और कुछ नया सीखें। ये बहुत अच्छे से आपने बताया जिस तरह से मोटिव है। आपकी रुचि कैसे आई इस पे? मेरी रुचि शुरुआत में स्पोर्ट्स में है। फिर मुझे क्रिकेट की जिम्मेदारी दी गई थी, और जब मुझे क्रिकेट की जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने सबसे पहले कुछ महीने सारे बच्चों के साथ बिताए। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं समझना चाहता था असलियत में ग्राउंड में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्रिकेट प्लेयर्स के लिए रोज़गार का थोड़ा इशू था, तो हमने जॉब्स भी दिलवाए पैनासोनिक, शिपरॉकेट जैसे कंपनीज़ में। MPL के द्वारा भी हम जॉब्स पे काम करेंगे। जो कंपनीज़ MPL में पेश आ रही हैं, हम उनके साथ बात कर रहे हैं ताकि हर कंपनी कुछ ना कुछ जॉब्स क्रिकेटर्स को दें, स्कॉलरशिप्स क्रिकेटर्स को दें, ताकि जो उनकी एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो आसानी से हो। और आखिरी चीज़ है, मुझे एक और चीज़ समझ में आया था जिससे मेरा रुचि बहुत बढ़ गया था। वो है कि मुझे ये समझ में आया था कि अगर हमें क्रिकेट को मध्य प्रदेश में तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ाना है, तो हमें क्रिकेट के भागों को फिर से साथ में लाना होगा। और क्रिकेट के भाग क्या हैं? क्रिकेट के भाग हैं क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन, जो खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, सपोर्टर्स जो हैं जो क्रिकेटर्स में और क्रिकेट के लिए जोश लेके आती हैं, और आखिरी हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है जो क्रिकेट में इन्वेस्ट करती है। तो इन चारों भाग को हमें साथ में लेके आना था, और ये संबंध है जो इन लोगों के बीच में है, ये मजबूत करना था ताकि क्रिकेट अच्छी तरह से मध्य प्रदेश में आगे बढ़े। तो यही बात है जिससे मेरी रुचि बहुत बढ़ गई थी, और मैंने सोचा चलिए ये MPL के द्वारा हो सकता है हम ये काम कर पाएँ। MPL तो शुरुआत आपने कर ली है। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश को अपना IPL टीम मिलेगा आने वाले सालों में? बिल्कुल। मेरे भी यही सपना है कि 4-5 साल बाद जब MPL मजबूत हो, तो हम मध्य प्रदेश से भी एक IPL टीम खड़ा करें। लेकिन उसके लिए ये एक पहला कदम है। इसके बाद काफ़ी सारे और कदम लेने पड़ेंगे, लेकिन बहुत बड़ा कदम हम लेने जा रहे हैं ये लीग शुरू करते हुए। और मैं चाहता हूँ कि अगर हम कभी भी भविष्य में अगर एक टीम खड़ा करें, तो वो टीम जो है मध्य प्रदेश की एक कंपनी ही ओन करे, ये नहीं कि बाहर से हो।
तो इसके लिए हमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको साथ में लेके चलना होगा और उसमें भी जोश और शक्ति डालना होगा। तो यही है जो एमपीएल का एक मूल्य, एक भाग है, इसको इसमें एनर्जी लेके आना है। जी बिल्कुल, आपने एक बेबी स्टेप ले लिया जी, है। बिल्कुल। अभी बहुत सारे आपके बिल्कुल, कदम बिल्कुल, आपको उठाने हैं। कई लोग कहते हैं कि आप लेट माधवराव सिंधिया की झलक आप में दिखती है, आपकी पर्सनालिटी में नज़र आती है। उनका भी सपना था कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट एक ऊंचाई पे जाए, यहाँ से जो अलग अलग कोने से प्रतिभा जो है उनको वो सम्मान मिले, वो जगह मिले। बिल्कुल, उनका भी यही सपना था और उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी। जब मैं एमपीएल में भी जब मैं काम कर रहा हूँ या फिर मैं जो लोकल बॉडीज़ हैं जब मैं उनसे भी मिलता हूँ, सबके पास कहानियाँ हैं। जिस तरीके के साथ उन्होंने क्रिकेट प्लेयर्स को आगे बढ़ाया, खुद हाथों से उन्हें चुना और कहा ये बनेगा स्टार, और वो बना असलियत में स्टार। तो ऐसे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, किस तरीके से उन्होंने रोज़गार दिलवाए लोगों को। तो ये जो मूल्य है इन कहानियों से मैंने सीखे और मैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे एक मौका मिला है ऐसे लोगों के साथ काम करना जिन्होंने मेरे दादाजी के साथ काम किया था, उनसे बहुत सीखा था। अब मैं इन लोगों से भी बहुत सीख रहा हूँ, मेरे दादा की मूल्य भी सीख रहा हूँ इनसे। तो मेरे लिए एक बहुत भावुक जगह है क्रिकेट, और जो क्रिकेट बॉडीज़ हैं ये बहुत भावुक जगह है, क्योंकि इनकी याद बहुत आती है जब हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और इन लोगों से मिलते हैं। आप स्टार्टअप में बहुत रुचि रखते हैं। आपकी पढ़ाई भी येल यूनिवर्सिटी से हुई है, आपने कुछ क्रैश कोर्सेज भी किए हुए हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो अपने आप को किस जगह देखते हैं? तो अभी जैसे आपने कहा, मैं अभी स्टार्टअप स्पेस में काम कर रहा हूँ। मेरी 2 कंपनीज़ हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और ये 2 एरियाज़ मेरी रुचि है। एक जगह में हम एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं छोटे शहरों के लिए। मैं मानता हूँ ये इमर्जिंग मार्केट्स है, तो इन इमर्जिंग मार्केट्स के लिए हम एक ख़ास ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, जिसके हमने काफ़ी गहरियत से जो कस्टमर, जो ग्राहक की जर्नी है वो स्टडी की है, और उसको मायने रखते हुए हमने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, और उसका नाम है माय मंडी। हमने आपको देखा था, हालांकि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, आपका वास्ता रहता ही है पॉलिटिक्स से। इस बार आपको हम लोगों ने बहुत इंटेंस कैंपेनिंग करते हुए देखा जी। गुना पूरे एरिया में काफ़ी सारा समय हम लोगों ने भी आपके साथ बिताया। कैसे याद करते हैं उन पलों को? क्या यादें हैं? कुछ अच्छे मेमोरीज थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे। मुझे बहुत ही मज़ा आया पूरे कैंपेन के समय। मैंने काफ़ी युवाओं से इंटरैक्ट किया, अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताया, मैंने उनके विचार सुने। मैं चाहता था कि मैं उनको मोटिवेट करूं थोड़ा, कि वो भी अपने लिए कुछ खड़ा करें और आत्मनिर्भर बने। दूसरी बात है, मुझे बहुत मज़ा आया व्यापारों से मिलते हुए। मैंने काफ़ी सारे दुकान पे गया था, मैंने अपनी माँ के लिए भी एक चंदेरी साड़ी ख़रीदी थी, तो वो एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है मेरे लिए, जब मैंने उनको डायरेक्ट फ़ोन किया और फिर उनसे साड़ी भी चुनवाई। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके। हाँ। तो सारे जो व्यापारी थे, जो दुकान चलाते हैं, वो सारे चौंक गए कि भाई वो डायरेक्ट फ़ोन पे आ गई और डायरेक्ट चूज़ करनी है, और मैं भी उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा था। मैंने काफ़ी बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेला। वो रात में 11 बजे हम पहुँचे थे गुना में, और वहाँ पे एक चुपचाप से मैं एक बास्केटबॉल ग्राउंड पे गया था रात को, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स, जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स खेलने में बहुत रुचि है। तो उनके साथ रात को 11 बजे हम बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो बड़ा मज़ा आया। फिर कुछ बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। हमें भी याद है, हम आपका जब कैंपेन कवर कर रहे थे तो बीच में वो भरी दोपहरी बहुत गर्मी थी और आप गली में क्रिकेट खेलना शुरू। हाँ, तो मैंने अशोकनगर में। हाँ, अशोकनगर में। हाँ। मैंने आंखें कोने से देखा कि 2-3 बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने इमीडिएटली गाड़ी रोक दिया और वहीं पे मैं चला गया खेलने। मैंने कहा चलो ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं वहीं पे चला गया बच्चों के बीच खेलने। तो यही ऐसे छोटे छोटे, मैंने जब आदिवासी घर गया था, मुझे खाने पकाने की बहुत रुचि है,
तो मैंने उन लोगों के साथ खाना पकाया। तो मैंने उनको खाना आप घर में भी बना लेते हैं? घर पे भी बनाते हैं, लेकिन अच्छा। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप रात को यहाँ पे खाना पकाएंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल पकाएंगे। तो वही रात को हम वहीं पे बैठ गए और वहीं पे हमने क्या पकाया था? तो हमने दाल पकाई, भिंडी की भाजी पकाई, पालक की भाजी पकाई, आलू की भाजी पकाई, रोटी पकाए, तो सब कुछ पका लिया था। पका लिया, खा पाए थे? खा भी लिया था सबके साथ, पहले सबको खिलवाया था, फिर खुद से खाया था। अगर जब कोई कुक खाना बनाता है तब उनकी आदत होती है कि थोड़ा थोड़ा चखना, तो चखते चखते ही पेट भर जाता है। और अगर आपको ध्यान हो तो अशोकनगर में कैंपेन के दौरान आपने एक चाय भी बनाई थी ठेले में। तो बड़े इंटरेस्टिंग आपका जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था। वो दुकान में एक्चुअली हर बार जाता हूँ। अच्छा। तो वो मेरा एक दुकान है जो वो भी जानता है, जो व्यापारी है वहाँ का, वो जानता है कि हमेशा जब मैं आता हूँ मैं उसकी दुकान पे ज़रूर रुकता हूँ। तो हमेशा मैं उसकी दुकान पे जाता हूँ, चाय बनाता हूँ, बात करता हूँ। बहुत आपका कैंपेन जो इस बार का था बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे आपने शेयर भी किया कुछ मोमेंट्स हमने भी देखे थे। आपको गली में क्रिकेट खेलते हुए चाय के ठेले में, जैसा आपने बताया, हमने भी देखा था आप चाय बना रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक विरासत है आपके पास। महलों में आपका बचपन बीता है, तो क्या इतना सहज और सरल होना मतलब इतना आसान है? बिल्कुल। मैं तो ज़्यादा समय एक्चुअली मैंने ग्वालियर में नहीं, लेकिन ज़्यादा समय मैं दून स्कूल में था। तो दून स्कूल में एक अलग क्षेत्र था, अलग एरिया था। तो वहाँ पे हमें ह्यूमिलिटी भी सिखाई गई थी बहुत अच्छी तरह। और सब इक्वल थे, ऐसे कोई नहीं कि कोई बड़ा कोई छोटा, सब इक्वल थे। तो दून स्कूल के बाद मैं विदेश गया अपनी पढ़ाई करने में। वहाँ पे तो कोई किसी को नहीं जानता, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सीखा ह्यूमिलिटी के साथ कैसे रहना, आराम से साधारण तरीके से कैसे रहना। तो बचपन से ही मैं ऐसे ही रहते आ रहा हूँ। तो मेरा स्टाइल ही वही है कि मैं आम आदमी की तरह रहता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ और उनके साथ समय बिताता हूँ। मुझे मज़ा भी उसी में आता है जब आप ग्रामीण स्तर पे जाए और बिल्कुल रूट पे जाए और आराम से लोगों से बात करके उनकी समस्या जो है उनका हल निकालें। इस बार सिंधिया जी बहुत एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं जी चुनाव, उनको मिनिस्ट्री भी मिल गई है टेलीकॉम की। वो पल को कैसे आप लोग याद करते हैं जब जनता ने उन पे भरोसा नहीं जताया था? देखिए, परिवार में लोग नाराज़ भी होते हैं और उनका हक होता है वो नाराज़गी में उनका नाराज़गी दिखाना और बताना। तो हो सकता है कि हमारी भी कोई कमी रह गई हो उस वक्त, और इसलिए उनका निर्णय वो रहा। लेकिन उसके बाद हमने खड़े होके जिम्मेदारी उठाई और हम वापस जनता के बीच में आए। उनसे जो हमारा संबंध है वो और मजबूत करने की हमने कोशिश की और सरलता दिखाई और ग्रामीण स्तर पे नज़र आए। तो मुझे लगता है ये इससे बहुत इम्पैक्ट आया था, प्रभाव आया था। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मेरे पिता ने काम किया है उससे भी काफ़ी प्रभाव आया था लोगों पे। और जैसे कि उन्होंने 16 महीनों में एक एयरपोर्ट खड़ा किया है, जो अगर देश में नहीं और खाली विश्व में नहीं, देश में भी एक रिकॉर्ड है 16 महीनों में एक पूरा बड़ा एयरपोर्ट खड़ा करना, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये उदाहरण के द्वारा लोगों को पता भी चला है कि भाई जब वो आते हैं और अगर ये ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई तो इससे काफ़ी तेज़ी रफ्तार से उनकी प्रगति और विकास होगी और उनका हल आएगा। हम लोगों ने ज्योतिराज सिंधिया जी का भी, उनके साथ भी समय बिताया है, इंटरव्यूज़ किए हैं, चुनाव प्रचार में गए हैं, आपके साथ भी। मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था एक बार कि महलों में रहने वाले क्या मोटिवेट करता है आप लोगों को कि आप लोग रोड में निकल पड़े हैं, धूल धक्कड़ में निकल पड़े हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आप आराम से रह सकते हैं नहीं, लेकिन आप एकदम सामान्य रूप में सड़कों पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये परिवार की डीएनए जो है, ये महल में रहने वाले डीएनए नहीं है। पीढ़ियों से हम जनता के बीच में आते रहे हैं, जनता के लिए विकास और प्रगति लाते रहे हैं और हमेशा हमारी जो दृष्टिकोण है वो भविष्य पे। तो ये ध्यान में रखते हुए हम हमेशा लोगों के लिए ही काम करते आ रहे हैं। अगर आप
100 साल पहले भी देखिए, जब राज परिवार थे, तभी भी हम महल में कम समय बिताते थे और लोगों के बीच में। मुझे याद है मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जब मेरे परदादा ग्वालियर में लोगों के लिए काम करते थे, तो वो चुपचाप से अपनी शक्ल बांध के गांव-गांव में जाते थे, मार्केट में जाते थे, जो असलियत है वो निकालने के लिए। क्या मेरी जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो पॉलिसी हमने निकाले हैं, जो नियमों हमने निकाले हैं, क्या वो असलियत में चल रहे हैं कि नहीं। तो वो अपना चेहरा छुपा के मार्केट में जाते थे, लोगों से मिलते थे, गांव-गांव में जाते थे, ताकि उनको असलियत पता चले। तो ये तो आप लोग किस्से कहानी में पढ़ते थे। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जो परिवार में चलती आ रही है और हमारी परंपरा है जनसेवा। और मेरे दादाजी ने भी मुझे कहा था और मेरे पिता को भी वही चीज़ कहा था कि जनसेवा हमारे डीएनए है, जो आपकी माध्यम है वो आप चुनिए। अब वो माध्यम राजनीति हो सकती है, वो माध्यम बिजनेस हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जनसेवा जो है हमेशा आपकी सोच और विचार में होना चाहिए। तो आप आगे क्या चुनेंगे? अभी तो जैसे आप जानते हैं मैं अपने स्टार्टअप्स पे फोकस्ड हूँ, मैं क्रिकेट पे फोकस्ड हूँ, तो ये दो मेरे काफ़ी कड़े माध्यम हैं जिससे मैं जनसेवा करना चाहता हूँ और इम्पैक्ट और प्रभाव लेके आना चाहता हूँ। एक बिजनेस इम्पैक्ट और एक स्पोर्ट्स इम्पैक्ट। पॉलिटिक्स? अभी मैं पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे? नहीं, मैं अभी अपने पिता को सहायता देता हूँ, जहाँ भी वो मुझसे सहायता मांगते हैं मैं वहीं पे उपस्थित हो जाता हूँ। और एक बेटा का कर्तव्य है अपने पिता को मदद करना। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे एक मौका मिल रहा है उनको मदद करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए। फादर जो होते हैं वो आइडल होते हैं, तो आपने अपने फादर से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा है। जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो अपनी हमेशा कोई भी काम पे 200% देते हैं, चाहे वो सफल हो या असफल हो, लेकिन वो हमेशा 200% देंगे, ताकि जब वो रात को सोएंगे तब वो चैन की नींद सो सकते हैं। ये नहीं कि रात को सोचे कि अच्छा अगर मैं थोड़ा सा और कर लेता तो हो सकता है मैं सफल हो सकता था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैंने सीखी है। दूसरी चीज़ है हमेशा अवेयर रहना और सुनना। तो आजकल लोग सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं, तो उनकी जो स्टाइल है वो हमेशा है लोगों की विचार, लोगों का सोच पहले सुनना और फिर उस पर कुछ समाधान निकालना या अपना विचार डालना। तो दूसरी बात है हमेशा लोगों को सुनना चाहिए, चाहे वो अपनी कंपनी में हो, चाहे वो जनता के बीच में हो, और फिर अपनी बात रखनी चाहिए। तीसरी चीज़ है सबको साथ में लेके आना। वो हमेशा एक टीम बनाते हैं। वो भी स्पोर्ट्स में उनकी बहुत रुचि है, तो उन्होंने वही सीखा है। तो टीम के साथ काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेले आप हर चीज़ नहीं कर पाओगे। तो आपकी टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़ सकें और जो आपका प्रभाव है वो और मजबूत हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं उनसे, और भी सारे चीज़ें हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। टीम स्पिरिट की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने बताई, पॉजिटिव आउटलुक की बात बता रहे हैं। युवराज का ये हमने एक प्रोफेशनल पूरा लुक देखा है, बिजनेस, पॉलिटिक्स में फादर को मदद करना। अलग से कैसे है? अलग से मुझे भी खाना पकाना, जैसे आप लोग खाना पकाना बहुत पसंद है। फ्री टाइम में मैं खाना पकाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे जिम जाना, दौड़ना, स्पोर्ट्स खेलना बहुत मज़ा आता है। तो मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं पहले बॉक्सिंग करता था, मुझे हॉकी खेलना बहुत अच्छा लगता है, फुटबॉल, क्रिकेट, तो ये सब हम खेलते रहते हैं अलग अलग जगह में। और खाना पकाते हैं, कभी कभी पढ़ लेते हैं किताब फ्री टाइम में, अगर मिल भी जाए थोड़ा फ्री टाइम तो किताब भी पढ़ लेते हैं। पर ज़्यादातर मुझे आउटडोर एक्टिविटी बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़ है मुझे मेरी माँ से मुझे रेस्टोरेशन का भी काफ़ी अनुभव है, और मुझे उसमें काफ़ी रुचि भी है। तो जो हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, मंदिर हैं, इनको रिस्टोर करना और साफ़ सुथरा रखना, इसमें भी बहुत मेरी रुचि है। एक सवाल पूछूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ आप हंसेंगे नहीं। ग्वालियर का जो महल है
मैं भूल गई कितने कमरे, अनगिनत कमरे। आप हर कमरे में गए? मैं भी हर कमरे में नहीं गया हूँ अभी तक, तो मैं इसलिए मैं कहता हूँ मैं कम समय बिताता हूँ वहाँ पे, मैं ज़्यादा समय बाहर बिताता हूँ। तो मेरा एक ही कमरा है, मैं उसी कमरे में समय बिताता हूँ और बाकी सारा समय मैं बाहर बिताता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, ने अपनी पढ़ाई विदेश में की है, तो जब वहाँ के लोगों को बहुत फैसिनेशन होता है इंडिया से, इंडियन हेरिटेज से, रॉयल्टी से, तो जब आप बताते होंगे कि यू आर युवराज, यू बिलोंग टू सिंधिया रॉयल फैमिली, तब उनके क्या रिएक्शन? मैं बताता नहीं हूँ। अच्छा, बताते नहीं किसी को? नहीं, मैं चुपचाप से वहाँ पे, जब मैं था चुपचाप से पढ़ रहा था, अपने वैसे ही दोस्त बनाए। खाली जब वो इंडिया आए तब उनको पता चला, तो उससे पहले उनको कुछ पता नहीं था। और जब आए तब उसके बाद? तब वो चौंक गए थे। तब उन्होंने कहा कि भाई आप, मुझे पता नहीं था कि आपकी परिवार इतनी बड़ी राजनीति परिवार है, आप ऐसे परिवार से आते हैं। तो मैंने उनको अपना देश भी दिखाने का मौका लिया, तो हमने विभिन्न क्षेत्र में गए और फिर आखिर में हम ग्वालियर आए। हाँ। और जब आपका महल देखा तब वो थोड़े, हाँ डेफिनेटली वो थोड़े चौंक गए थे, लेकिन वो भी बड़े चौंक गए थे क्योंकि मैंने उनको कुछ बताया नहीं था। तो एकदम सब कुछ उनके सामने आ गया था, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था। एग्जैक्टली। तो हमें ये गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो हम लोगों को प्रैंक करते रहते हैं टीम के अंदर या गांव में या दोस्तों के बीच में, हम सब प्रैंक्स खेलते रहते हैं। तो ये भी एक प्रैंक था। ये बिल्कुल बहुत आते हैं, बहुत अच्छा। ये मतलब इमेजिन दे ऑल, वो आए होंगे और सोच रहे होंगे एक सामान्य से घर में जाएंगे एंड लैंड इनटू ग्वालियर का महल। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस। मैं चाहूंगी जाते जाते कुछ यादें लेट माधवराव सिंधिया जी की अगर आप शेयर करें हमारे दर्शकों से। तो नहीं, बिल्कुल, काफ़ी यादें हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता मुझसे जेलस हो जाते थे क्योंकि मेरे दादाजी इतनी अच्छी तरह मेरे साथ खेलते थे और डाइनिंग टेबल के नीचे मुझसे फॉलो करते थे और मुझे लिटिल टाइगर कहते थे। और हर मीटिंग में, सबसे बड़े बड़े कैबिनेट मीटिंग्स, राष्ट्रपति जी भी घर पे आए, वो भी राष्ट्रपति जी से मिलने जाए, प्रधानमंत्री जी से मिलने जाए, तो मुझे साथ में लेके जाते थे। हर मीटिंग में मैं अंदर बैठा था उनकी गोद पे, और बड़ी मीटिंग चल रही होती थी और आप बैठे रहते और मैं यहाँ गोद पे बैठा रहता था। हाँ। कभी भी अगर वो राष्ट्रपति भवन जाते थे तो मैं उनके साथ चला जाता था, और राष्ट्रपति भी चौंक जाते थे कि ये कौन आ गया। तो काफ़ी समय था जो, और एयरपोर्ट में जब भी हम जाते थे, मुझे एक गाड़ी के खिलौने बहुत अच्छे लगते थे, और जब मैं बच्चा था तब मैं थोड़े नटखट चीज़ें करता था कि नहीं, मुझे सारे गाड़ियाँ चाहिए। तो मैं ज़मीन पे लेटा था, तो उन्होंने सारे गाड़ियाँ खरीद के, छोटे छोटे गाड़ियाँ मुझे दिए थे। फिर मेरी दादी जी उन पे नाराज़ हो गए थे कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसे, आप बच्चों को स्पॉइल करते हो ऐसे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो रो रहा है, उसको दे दो, बस उसको दे दो। तो ऐसे कई सारे कहानियाँ हैं उनके साथ खेलने के, ऐसे राष्ट्रपति भवन और बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठते हुए। कोई भी बच्चा, कोई कभी सोचा नहीं उन्होंने कि इतने इतने बड़े बड़े मीटिंग में एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का यहाँ बैठा हुआ होगा। तो बड़े ऐसे कहानियाँ थे। तो आप बैठे रहते थे चुपचाप? बिल्कुल। और मैं कभी कभी प्रश्न भी पूछ लेता था उनको कि क्या क्या हो रहा है, क्या कैसे चुपचाप। एक सवाल बस जाते जाते, अभी पिछले थोड़े कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके ग्वालियर में आए थे, आपके महल पहुंचे थे, डिनर किया था, उस एक्सपीरियंस का थोड़ा सा शेयर करिए। नहीं, बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ग्वालियर आए थे, और उनने सिंधिया स्कूल में भी वो आए थे, और उनने हमारे 125th ईयर में उन्होंने सब बच्चों को एड्रेस किया, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग बातें भी की। हमारी जो संस्कृति इतिहास है उसके बारे में बात किया था, और उसके साथ साथ उन्होंने 9 चीज़ें बताई कि हमें इस पे काम करने हैं। बच्चों से बोला कि आपको इन 9 चीज़ें पे काम करने हैं, वो जन सेवा के तौर पे हो, शिक्षा के तौर पे हो, स्पोर्ट्स के तौर पे हो, और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहा, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो घर भी आए थे और हमारे साथ उन्होंने समय बिताया। काफ़ी सारे प्रश्न भी पूछे मेरे स्टार्टअप के बारे में कि कैसे चल रहा है, क्या है, थोड़ा समझाइए, और उनको बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने भी कहा कि आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप लोग हमारे युवाओं के लिए एक उदाहरण हो
कि हम भी खुद से कुछ खड़ा कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सिंधिया जी को कॉम्प्लीमेंट भी दिया था मंच से, उन्होंने कहा था कि ये तो गुजरात के दामाद हैं। जी 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 तो एक स्पेशल प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा था और काफ़ी समय उन्हें बिताया। युवराज जी, आपने हम लोगों को स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, एक ही निवेदन है कि आप सारे प्लेयर्स को, जो हम ग्रामीण स्तर से हमने चुना है, जो हमारे आइकॉन प्लेयर्स हैं, स्टेट प्लेयर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर बाहर आइएगा। अगर बाहर नहीं आ रहे हैं तो जियो पे ये हम लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं, तो ज़रूर ये मैचेस आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट में जोश आएगी और उत्साहता बढ़ेगी और प्लेयर्स को भी बड़ा मज़ा आएगा। तो मेरा बस एक ही निवेदन है कि आप MPL को सपोर्ट करें और साथ में हम क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। युवराज जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की युवराज महानार्यमन सिंधिया जी से। बहुत सहज और सरल है, डाउन टू अर्थ आप इनको बिल्कुल कह सकते हैं। इन्होंने भी ग्वालियर का महल जो इनका खुद का है, उसके सारे कमरे में वो नहीं गए। वो कहते हैं कि उनको आउटडोर्स में रहना बहुत अच्छा लगता है, उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप और मैं, बस हम जैसे ही हैं वो। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।